meanwhile, yesterday we have done with structure of atom. आई नो लास्ट लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा ज्यादा हो गया था. कोई डाउट है तो क्लियर कर लो अभी, फिर स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल. यस, एनी डाउट, एनीवन? मैम आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? आई चैट पब्लिक नहीं है क्या? ओके ओके. देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं ऋतु. ठीक है. जैसे कि मान लो आपका सोडियम है, अभी अगर सोडियम है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर मैंने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अब सोडियम के ऊपर आ गया प्लस चार्ज. दैट मीन्स कि अब सोडियम के पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है. तो अब आपको देखना है कि हमें ये भी पता है कि नियॉन के पास भी 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये दोनों आपस में आयो इलेक्ट्रॉनिक हो गए. बात क्लियर हुआ ऋतु? समझ में आया? जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि क्या Mg+2 एंड नियॉन, क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? तो क्या बताइए, आप मुझे बताइए. दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. यस, क्योंकि नॉर्मली मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे +2 चार्ज लगा है. दैट मीन्स कि 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए हैं और इनके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचे. So magnesium and neon is not isoelectronic, but magnesium in +2 state and neon is isoelectronic. ठीक है ऋतु, समझ में आ गया? कोमल, रिचा, रितिका, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून. चलिए, तो गाइज आज स्टार्ट करेंगे हम पीरियोडिक टेबल एंड आइसोटोन. अरे आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं. ठीक है, कल वाला सेशन एक बार रिपीट कर लिए होते. न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है आइसोटोन के केस में. ठीक है. न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास दिया हुआ है और हमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है. अगर न्यूट्रॉन नहीं दिया है, मास और प्रोटॉन पता है, तो हम माइनस कर लेंगे और न्यूट्रॉन निकल जाएगा. ओके. हाँ जी सीताराम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर भी होता है. ओके, स्टार्ट करें अभी आज का सेशन. मैम कंफ्यूजन हो रहे हैं इन टर्म्स में काफी. अरे देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, तो एक तो ये याद कर लो. ठीक है. अब अगर आइसोटोन है तो समझ लो कि न्यूट्रॉन सेम है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉन आपका सेम हुआ. ठीक है. आइसोटोप की बात किया जाए तो एक तो हमें याद ही रहता है, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर आपका सेम होता है, मास डिफरेंट होता है. इसी का जस्ट अपोजिट होता है आपका आइसोबार. राइट. तो बस ऐसे एक बार लिख के याद कर लो, हमेशा याद रहेगा. हाँ, आइसोटोन में न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है. टिल 1 to 30 कर लो अंश, हमेशा फायदे में रहोगे. मैम लास्ट मंथ अलग बोले थे, अभी भी अलग इंट्रोडक्शन है. अजीत किसका? ये आइसोटोन अलग बताया था मैंने. ओके अंकुश, देखो इतना क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेबल से पूछते नहीं है. जनरली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. पीरियोडिक टेबल से बेसिकली आपको जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके यूजेस पूछे जाते हैं. तो मेनली इनके यूजेस से क्वेश्चन आता है. स्पेसिफिकली पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बहुत कम आता है आपके एग्जाम में. तो ये टॉपिक जो है आपको सिर्फ समझ लेना है एक बार. ऐसा नहीं है कि हर साल यू विल गेट क्वेश्चन. ठीक है. पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये सब हम लोग जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे ना ऋतु, तो वहां देख लेंगे. ओके. मैम केमिस्ट्री को डेली कितने आवर्स दे? साक्षी देखो, अभी आपके पास टाइम है. हर रोज आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसमें जितना टाइम लग जाए, और हर दिन कोशिश करो कि 10 से 15 क्वेश्चन कर लो. ओके. यस कोमल.
तो मैंने वही कहा कि आपको पीरियोडिक टेबल से जो क्वेश्चन है हर साल नहीं आता है, लेकिन जो भी आएगा वो हम लोग इस सेशन में कवर कर लेंगे, डोंट वरी। बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था अंश। हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन इस बार आया था। क्लियर? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो सबको क्लियर हो गया ना अभी क्या होता है। चलिए अब स्टार्ट करें आज का सेशन। ओके, ठीक है। चैट को अभी मैं प्राइवेट कर रही हूँ, फोकस होके सभी लोग पढ़ लो, उसके बाद एंड में फिर डाउट्स करेंगे। ठीक है, अभी ध्यान से सुन लो। देखो ये भी एक पहले तो स्टोरी टाइप ही है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये टेबल बनाने की जरूरत पड़ी क्यों? ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टेबल? तो जब अभी तक के डेट में देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं टिल टुडे, राइट? एंड ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स पोजेस डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये सभी एलिमेंट की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। कुछ एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ एलिमेंट कम रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल की तरह बिहेव करते हैं, कुछ नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। तो अब 118 एलिमेंट्स की अगर प्रॉपर्टीज आपको कह दी जाए कि याद करके बता दो, तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर। तो बस एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे अरेंज करने को ही कहा जाता है, के लिए ही बनाया गया था पीरियोडिक टेबल, जिसमें आप एलिमेंट को सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हो उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे, सो दैट कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट करे। तो वो आपको थोड़ा बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कुछ एलिमेंट तक गए, वहां से फिर से प्रॉपर्टी रिपीट हो गई, तो यू विल बी लाइक आपको थोड़ा इजी होगा एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिमेम्बर करने में, उन्हें समझने में। बस इसीलिए पीरियोडिक टेबल बनाने की बात चली। जब ये बात चली पीरियोडिक टेबल बनाने की, तो जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कई सारे अटेम्प्ट हुए, उसी तरह पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए भी कई सारे अटेम्प्ट हुए, राइट? जिसमें कि सबसे पहले हमारे डोबेनियर आए। डोबेनियर एक जर्मन साइंटिस्ट थे, राइट, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो ट्रायड रूल के अकॉर्डिंग बनाया था, राइट? इन्होंने पीरियोडिक टेबल ट्रायड रूल के अकॉर्डिंग बनाया था। ये ट्रायड रूल का मतलब थ्री, ठीक है? ट्रायड का मतलब ही होता है थ्री। तो अब इन्होंने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया, और वो तीन तीन एलिमेंट्स इस तरीके से अरेंज किया कि पहले वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास और तीसरे वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब सम किया जाता है और उसका एवरेज निकाला जाता है, तो जो भी मास आता है दैट विल बी द मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, राइट? तो अब इसी के आधार पे उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दी, जिसमें पहले और तीसरे वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का सम का एवरेज आपके दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर हो, ठीक है, उनके मास के बराबर हो। यही बताया था आपके डोबेनियर ने। फॉर एग्जाम्पल लीथियम सोडियम पोटेशियम। लीथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। जब इन दोनों का सम किया गया, इन दोनों का एवरेज निकाला गया, तो आपको जो मास मिला दैट इज द मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। और इस तरीके से इन्होंने तीन तीन के ग्रुप्स कर दिए, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशन हो गई। लिमिटेशन ये हो गई कि जितने एलिमेंट उस टाइम तक डिस्कवर हुए थे, सबकी ग्रुपिंग नहीं हो पाई थी, राइट? जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल इस लॉ को फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से डोबेनियर के इस ट्रायड रूल के टेबल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। डोबेनियर के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट ट्राई किया न्यूलैंड ने, राइट? न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, राइट? न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ऑक्ट का मतलब होता है 8, ठीक है? तो इन्होंने अब क्या किया,
एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके बढ़ते हुए क्रम के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे, ठीक है। मतलब जैसे मान लो ए बी सी डी, ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को इनके मास बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज कर दिया। उसके बाद इन्होंने बताया ये कि जो पहला वाला एटॉमिक मास होगा एलिमेंट का, जो पहला वाला एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टी आठवें वाले एलिमेंट के बराबर होगी, ठीक है। मतलब एवरी एट्थ एलिमेंट पोजेस सेम प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन। जैसे ये आई है, इट पोजेस सेम प्रॉपर्टी विद द बी वन, जे पोजेस सेम प्रॉपर्टी विद द सी वन, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लोगों को याद रहे, इसीलिए इन्होंने इसको कंपेयर किया म्यूजिकल स्केल से, जहां पे नोट्स होते हैं, हमारे 8 नोट्स होते हैं ना, सारे गामा पा धा नी सा। तो देखो आठवें वाले नोट पे वापस से सा आया जो पहले पे भी था, तो उसको उन्होंने उसकी तरह कंपेयर किया। लेकिन इनके थ्योरी में भी, इनके टेबल में भी लिमिटेशन आ गई। वो लिमिटेशन ये थी कि जब न्यूलैंड ने अपना टेबल बनाया तो उस टाइम तक केवल 56 एलिमेंट जो थे वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे, राइट। 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे। तो इन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंटली कहा कि बस इतने ही एलिमेंट होंगे, इससे ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हो सकते हैं। लेकिन बाद में नए-नए एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई, तो पहला ही स्टेटमेंट इनका रॉन्ग प्रूव हो गया। उसके बाद जब नए-नए एलिमेंट की डिस्कवरी हो ही गई थी, तो इन्होंने क्या किया, उन एलिमेंट्स को मतलब हर एक ब्लॉक में 2-2 एलिमेंट्स फिट करना शुरू कर दिया, जो कि आपस में बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थे। तो इस वजह से न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। न्यूलन के बाद आए आपके डिमिट्री मेंडलीव। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को कुछ हद तक एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ही वो पहला टेबल था जिसमें आपके एलिमेंट्स जो थे वो सभी अपने प्रॉपर्टीज के आधार पे अरेंज हो गए थे, ठीक है। जब मेंडलीव आए तो 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। मेंडलीव ने भी एलिमेंट की डिस्कवरी की, एलिमेंट को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मासेस। सो उन्होंने भी यही बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मास। तो अब बात समझ में आई। डोबेनियर हो चाहे न्यूलैंड हो चाहे मेंडलीव हो, सभी ने जो टेबल पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें एलिमेंट्स को उनके मास के आधार पर एक्सेप्ट किया, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि टेबल में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम थे जिसको ग्रुप कहा। देखो ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। इस कॉलम को मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप का नाम दे दिया, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, इन रोज को नाम दे दिया पीरियड का। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप और 7 पीरियड थे, ठीक है। इसके अलावा मेंडलीव ने ही सबसे पहले आपके एलिमेंट को उनके प्रॉपर्टी के आधार पे अरेंज किया, साथ ही स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्टेनियम जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी भी की। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव, लेकिन कुछ लिमिटेशन थे जिसकी वजह से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। मैम जो एक्सेप्ट नहीं किए गए बाद में फिर उनको क्यों पढ़ते हैं, तो पता तो लगना चाहिए ना कि आखिर उनका टेबल क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ, अंश, है ना। लोगों की गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। ओके मैम, मिनिमम कितने याद करने होंगे एलिमेंट? तनु देखो 1 से 30 तक अगर आप एटॉमिक नंबर वाला याद कर लेते हो तो दैट मच इज एनफ फॉर योर लेवल, ओके।
40 तक भी आजकल पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आपको 30 तक याद है तो दैट विल बी फाइन। चलिए नेक्स्ट आते हैं गाइस, लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मैम नोट्स क्लास के बनाएं? करण, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपको लगता है पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उनको नोट करते जाओ, फिर बाद में जो नोट्स मिले उससे कंपेयर करो, जो क्लास में नहीं कराया गया उसको उसमें ऐड ऑन कर लो। ओके हाँ बिल्कुल अंकुश, 9th और 10th दोनों। ओके चलिए आते हैं गाइस अब मेंडलीव के लिमिटेशन पे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है गाइस कि हमारे जो मेंडलीव उनके पीरियोडिक टेबल को इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया गया, सॉरी सॉरी, या उनके पीरियोडिक टेबल को गाइस इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया गया बिकॉज हाइड्रोजन की पोजीशन ये बता नहीं पाए थे कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कहाँ रखना है। ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई, बिकॉज हाइड्रोजन जो था ये आपके एल्कली मेटल की तरह भी बिहेव कर रहा था और हैलोजन की तरह भी बिहेव कर रहा था। इसीलिए हमारे हाइड्रोजन की पोजीशन ना सही से बता पाने की वजह से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को नहीं एक्सेप्ट किया गया। दूसरा लिमिटेशन ये आ गया कि आइसोटोप, उस समय तक आइसोटोप का कॉन्सेप्ट भी आया था जिसके थ्रू हमें क्या पता चला था कि किसी भी एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक मास जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो isotopes of the same element will be given different position if atomic number is taken as a basis, which will be disturb the symmetry of table। so देखो क्या था कि अब हमारे मेंडलीव ने एलिमेंट को अरेंज किया था किसके आधार पे, एलिमेंट को अरेंज किया था एटॉमिक मास के आधार पे। जब आइसोटोप आया तो आइसोटोप क्या था, जैसे एक हाइड्रोजन की पोजीशन तो मिली नहीं। अब अगर हाइड्रोजन के हम आइसोटोप की बात करें जिसमें सबके एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर अलग अलग है, तो अब इन तीनों के लिए भी जगह नहीं है। इसी तरह कई सारे एलिमेंट के आइसोटोप थे जिनकी जगह नहीं बन पाई थी पीरियोडिक टेबल में, तो ये भी एक लिमिटेशन था। एटॉमिक मास, इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया तो था एटॉमिक मास के आधार पे, लेकिन वो रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ रहे थे। 1 के बाद 5 आ जा रहा था, 5 के बाद 2 7 आ जा रहा था, 7 के बाद सीधा 10 आ जा रहा था। तो एटॉमिक मास रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ रहे थे, ये भी इनकी वन ऑफ द लिमिटेशन थी। इन सब के थ्रू, इन सब की वजहों से हमारे मेंडलीव के टेबल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। व्हाट इज हैलोजेंस, देखो हैलोजेंस होते हैं जो हमारे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं ना 17th ग्रुप वाले, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो आपके एल्कली मेटल के साथ सॉल्ट बनाते हैं, हेलो, इसीलिए उनको हैलोजेंस कहा जाता है। ठीक है चलिए मेंडलीव के बाद गाइस आए आपके हेनरी मोजले, राइट। हेनरी मोजले आए जिन्होंने मेंडलीव के टेबल को ही मॉडिफाई कर दिया। डोंट वरी ये लास्ट है, ठीक है, परेशान मत होइए, ये लास्ट है, राइट। तो मोजले ने क्या किया, मेंडलीव के टेबल को जस्ट मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, कैसे मॉडिफाई किया, इन्होंने अपने टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया था एटॉमिक नंबर के आधार पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके पहले तक किसी ने भी एलिमेंट को नंबर के आधार पे नहीं किया था, सिर्फ इन्होंने किया। इसीलिए इन्हें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के डिस्कवरर के नाम से जाना जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इन्होंने बताया कि अगर हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, हर रेगुलर इंटरवल पे एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगे, और ऐसा हुआ भी, ऐसा हुआ भी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पे जो ग्रुप था, जो पीरियोडिक टेबल था, उसमें 18 वर्टिकल कॉलम थे, यानी 18 ग्रुप थे। मेंडलीव के पास सिर्फ 8 ग्रुप थे, इनके पास 18 ग्रुप हो गए टेबल में, लेकिन पीरियड 7 ही थे। ओके
अब इन्होंने बताया क्या, सबसे पहले मैं आपको एक बार पीरियोडिक टेबल दिखा दे रही हूँ। दिस इज द पीरियोडिक टेबल, आप कह सकते हो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आज आपके घर में है। ठीक है, इन्होंने बताया कि इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 कॉलम यानी ग्रुप और 7 हेड होंगे। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 टू 8 बढ़ता है। याद है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने कल बताया था, है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 से 8 तक बढ़ती है। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, बोरॉन के पास 3, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, क्लोरीन के पास 7 और हीलियम के पास 8। तो लेफ्ट टू राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ये भी बताया इन्होंने कि जब लेफ्ट टू राइट, जब टॉप टू बॉटम हम देखेंगे तो सभी के पास से ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले के पास 1 है तो नीचे वाले के पास 2 हो जाएगा। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही होगा। 1 का 1, 2 का 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइक दिस। ओके, क्लियर एवरीवन? तो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा लेकिन टॉप टू बॉटम आने में ये सेम रहेंगे। क्लियर? इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो सेम होते हैं। शेल कैसे सेम होंगे? देखो यहाँ पे अगर आपने बात की लीडियम की, ठीक है, तो लीडियम जो होते हैं आपके, इनके पास कितने शेल होंगे? 2 शेल होंगे, एक अंदर वाला जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक बाहर वाला। बेरिलियम के पास भी 2 ही शेल होंगे, लेकिन अब बाहर में एक की जगह 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। बोरॉन के पास भी 2 ही शेल होंगे, लेकिन अब इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। राइट, तो इस तरीके से नंबर ऑफ शेल जो होता है लेफ्ट टू राइट सेम रहता है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। शेल का मतलब ऑर्बिट ही होता है, एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है मैम, स्कैंडियम से लेके जिंक तक क्यों स्किप? देखो ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, राइट, तो इनको स्किप नहीं किया गया है। हमने जो लिया है पीरियोडिक टेबल में ये एस एंड पी ब्लॉक का बताया है, राइट। इनको ट्रांजिशन कहा जाता है, डी ब्लॉक, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे ग्रुप में 1 से लेके 18 तक तो डेफिनेटली हमारे 13, 14, 1, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 आएंगे। 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ए एंड बी में। तो ग्रुप ए में आपके ये सारे आते हैं, ग्रुप बी में आपके ये सारे एलिमेंट आएंगे। इतना डिटेल नहीं पढ़ना है इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, लेकिन गाइस मोज़ले के पीरियोडिक टेबल में भी आपका लिमिटेशन आ गया। ठीक है, मोज़ले के पीरियोडिक टेबल में भी लिमिटेशन आ गया। वो लिमिटेशन क्या? हाइड्रोजन की पोजीशन ये भी नहीं बता पाए। ठीक है, मेंडलीव भी नहीं बता पाए थे, ये भी नहीं बता पाए। लेकिन अब वही है कि अभी तक आप में से किसी ने नया पीरियोडिक टेबल डिस्कवर नहीं किया है, इसीलिए अभी तक हम लोग मोज़ले का पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। तो आई होप सो आप में से अगर कोई फर्दर रिसर्च या पीएचडी में जाना चाहते हैं तो जा करके नया पीरियोडिक टेबल बनाइएगा और फिर हम पढ़ेंगे करन्स पीरियोडिक टेबल और माहीन्स पीरियोडिक टेबल, बंदनास पीरियोडिक टेबल, राइट। चलिए, अब मैम हीलियम का तो इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 कैसे? एक्सेप्शनल है ना हीलियम, मैंने याद है बताया था माहिन कि हाइड्रोजन और हीलियम को अगर छोड़ दिया जाए तो सबके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है मैम, एनसीईआरटी पढ़े? हाँ बिल्कुल साक्षी पढ़ सकते हो। चलिए गाइस, दूसरा लिमिटेशन ये था कि हीलियम हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, है ना।
हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी s वाले ऑर्बिटल में आते हैं, s2 में आते हैं, तो हिसाब से इनको मेटल के साथ s ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन इसके इनका जो स्टेबल है ये, इसलिए इनको 18 वाले में स्टेबल वालों के साथ रख दिया गया। तो ये भी अभी तक क्वेश्चन मार्क ही है, क्यों ऐसा किया गया, इसीलिए ये भी नहीं, ये भी एक लिमिटेशन थी। तीसरा था कि ये बेचारे जो द लेंथेनाइड और एक्टेनाइड होते हैं, इन एलिमेंट्स के लिए कोई जगह ही नहीं बनाई पीरियोडिक टेबल में किसी ने, ठीक है, तो इनको फिर पीरियोडिक टेबल के नीचे ही लिख दिया गया, तो ये भी लिमिटेशन थी। इन्होंने भी स्ट्राइक डाल दिया था कि नहीं, हमारे लिए क्यों नहीं जगह है, तो इसीलिए लिमिटेशन ये भी एक हो गया। सिंस कि अभी तक नया नहीं डिस्कवर हुआ है, तो अभी हम लोग इनको ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बात थी आपके पीरियोडिक टेबल और उनकी डिस्कवरीज की। अब हम वन बाय वन इनके फीचर्स पढ़ेंगे, इनकी जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, सबके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ओके अंश, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब पीरियोडिक टेबल को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। मुझे बताओ, ये एस पी डी एफ सुना सुना सा लग रहा है सबको? क्या ये एस पी डी एफ सुना सुना सा लग रहा है? अभी कल ही सुना था आप लोगों ने, है ना? क्या कहते हैं इनको? सब शेल कहते हैं, सब एनर्जी लेवल कहते हैं। वेरी गुड। तो गाइस, और हमारे आफबाउ प्रिंसिपल के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन इन्हीं के थ्रू लिखा गया, ठीक है। अब जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आया, उसको एस ब्लॉक में डाल दिया गया। जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एटम का पी में गिरा, उनको पी ब्लॉक में डाल दिया गया। जिनका डी में गया उनको डी में, जिनका एफ में गया उनको एफ में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिथियम का देखो, 3 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s1, तो देखो एस वाले में आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला, तो इनको एस ब्लॉक में डाल दिया गया। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो सेकंड ग्रुप। क्लियर है सबको? ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्यों किया गया, ब्लॉक में क्यों डाला गया इनको? चलिए, अब इन ब्लॉक्स की फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड, जिससे कि क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेनली आपको ट्रेंड से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी जब हम मूव करेंगे। ये सब कुछ हम आज ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले पहले थोड़ा सा ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। जैसे जितने भी एलिमेंट हमारे एस ब्लॉक में आए, इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में गए। एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स के पास एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो आपने कल पढ़ा था कि एस वाले ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने भी आपके एटम एस ब्लॉक में आएंगे, सबके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एस ब्लॉक में सभी आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 को कहा जाता है एल्कली मेटल, और ग्रुप 2 को कहा जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। बात समझ में आई? ग्रुप 1 वाले को कहा गया एल्कली मेटल, और ग्रुप 2 वाले को कहा गया एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब आपके जो एल्कली मेटल होते हैं, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसका रीजन भी मैंने कल आपको समझाया था। देखो, ग्रुप 1 वाले जो हैं, इन सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होगा ना आउटर मोस्ट में, तो ये सब क्या चाहेंगे, अपने एक इलेक्ट्रॉन को धड़ाधड़ बाहर निकालो, और फिर क्या करो, अपने आप को स्टेबल कर लो। तो जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो झट से अपने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। वहीं अगर सेकंड वाले बात करें, तो इनको अपने से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे।
तो बताओ ज्यादा तेज काम कौन करेगा, ग्रुप 1 वाले या 2 वाले, ग्रुप 1 वाले। तो इसीलिए एल्कली मेटल्स जो होते हैं ये आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। सभी को बात समझ में आ गई एल्कली मेटल्स की? ठीक है। ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, ये तो हो गया। नेक्स्ट, अब सिंस कि ये मेटल्स हैं तो इनकी जितनी भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है ये सब शो करेंगे। ये चमकदार होंगे, सिल्वरी होंगे, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देंगे। और इसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जल्दी से मुझे बताओ एस ब्लॉक एलिमेंट सबको क्लियर हो गए? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इसमें आपको जो एलिमेंट मिलेंगे वो आपको तीनों स्टेट में मिल जाएंगे, लिक्विड भी, सॉलिड भी, गैस भी, तीनों स्टेट में मिलेंगे। लेकिन सॉल एस ब्लॉक वाले में आपको सभी सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। ओके। गुलनाज मैम लास्ट पॉइंट यही वाला पॉइंट था गुलनाज जो मैंने आपको बताया, क्यों आपके एल्कली मेटल मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनको एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है और बड़े आराम से कर देते हैं, इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है गुलनाज, चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, अरे गाइस गिव मी अ सेकंड। I'm sorry. I'm sorry for that. Ma'am, configuration, just wait, I'll make it vibration. Yeah. मैम कन्फिग्रेशन के हिसाब से फिर हाइड्रोजन को भी मेटल में कंसीडर करना चाहिए। यही तो सदवचन, अब समझे तुम? यही तो डाउट था हाइड्रोजन के साथ कि कन्फिग्रेशन के हिसाब से हाइड्रोजन को 1s1 है तो इनको एस ब्लॉक में रखना चाहिए। लेकिन इनको देखो एक ही इलेक्ट्रॉन बस चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, है ना? तो ये क्या करेंगे, ये हैलोजन की तरह भी काम करेंगे। हमारे हैलोजन्स को भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना स्टेबल होने के लिए। तो इसीलिए कंफ्यूजन यही आके होता है कि है, ऐसे तो इनको एस में होना चाहिए एज अ मेटल, लेकिन ये नॉन मेटल की तरह भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन। इसीलिए इक्तु से हाइड्रोजन की जगह नहीं बन पाई पीरियोडिक टेबल में। ओके सदवचन, चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। पी ब्लॉक में आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होते हैं, किसी के +2, किसी के +3, मतलब हर एलिमेंट के दो या एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। एसिडिक ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये पॉइंट आपके लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है एसिडिक नेचर का ऑक्साइड। लेकिन वहीं जब हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, आपको मिलेगा बेसिक ऑक्साइड। क्लियर एवरीवन? चलिए देखो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्रमोद कि वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता रखते हैं। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो ज्यादा भी करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कम भी करते हैं, राइट? तो ये सब जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे ना वहां पे मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट समझाऊंगी। अभी के लिए इतना याद कर लो कि इनके वेरिएबल होते हैं। ओके।
जनरली दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। देखो कोवलेंट एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बॉन्डिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जैसे हमारे कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अब इनको कोई 4 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं स्टेबल होने के लिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर लेंगे। इसीलिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो होते हैं ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस जो होते हैं ये 17th ग्रुप एलिमेंट होते हैं और इनको हैलोजेंस कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये एल्कली मेटल के साथ सॉल्ट बनाते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑक्साइड एसिडिक नेचर होता है। यहां तक जितना डिस्कस किया उतना सबको समझ में आ गया। अभी ट्रेंड जब पढ़ाएंगे ना उसमें बताएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है। चलिए हैलोजेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। 17th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ये। लास्ट पॉइंट करण यही था कि हमारे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, इनके ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं, ये देखो मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। लेकिन पी ब्लॉक के और एस ब्लॉक के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होंगे। शालिनी, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकालते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। बात समझ में आई शालिनी? एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन सी बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर एवरीवन? चलिए हैलोजेंस की बात कर लें। 17th ग्रुप के एलिमेंट है, पी ब्लॉक में रहते हैं, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके स्पेशल एलिमेंट्स हैं, जिसमें फ्लोरीन को कहा जाता है कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्यों ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं? क्योंकि इनको इनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, इसीलिए ये बहुत टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। चले नॉन मेटल है, जितने भी हमारे पी ब्लॉक में है मैक्सिमम वो नॉन मेटल होते हैं, तो ये हैलोजेंस भी नॉन मेटल ही होंगे। मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो नॉन मेटल उसका उल्टा नहीं करेगा कंडक्ट। मेटल आपका हार्ड होता है तो नॉन मेटल आपका ब्रिटल होता है, बड़े आराम से टूट जाता है। मेटल आपके पॉइजनस नहीं होते हैं लेकिन नॉन मेटल आपके पॉइजनस और स्मेली होंगे। हाँ, आयोडीन एक्सेप्शनल है सदवचन, जब हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे वहां पे बताएंगे आपको, ठीक है। दे बिकम डार्कर, अब इनका कलर याद कर लेना, कभी कभी कलर से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे कलर डार्क होता जाएगा। फ्लोरीन पेल येलो, क्लोरीन ग्रीन येलो, ब्रोमीन रेड ब्राउन, आयोडीन ब्लू ब्लैक। नोबल गैस, ये हमारे 18th ग्रुप पी ब्लॉक में जो 18th ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं ना, उनको नोबल गैस, उनको इनर्ट गैस कहा जाता है या फिर उनको नोबल गैस कहा जाता है, ठीक है। 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इन सभी के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। पिछली स्लाइड में क्या हो गया? चलो इन सभी के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर बोलो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये सब स्टेबल होंगे? एक्सेप्ट हीलियम, इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सबके पास 8 8 8 होंगे। तो क्या ये सब आपके स्टेबल होंगे? बिल्कुल स्टेबल होंगे। तो क्या ये सभी अगर स्टेबल हैं तो क्या ये रिएक्ट करेंगे किसी से? क्या ये किसी से बॉन्डिंग बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्या ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे? क्या ये लॉस करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये किसी से बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं,
क्या ये मोनो एटॉमिक के फॉर्म में रहेंगे? किसी से नहीं जुड़ेंगे, एक रहेंगे, सिंगल सिंगल रहेंगे। ठीक है, इसीलिए इनको इनर्ट कहा जाता है कि हम किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। अंश, आपको समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब बात करते हैं हीलियम की। देखो अब आपको इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, हाँ, जीरो वैलेंसी सार्थक कह सकते हो आप। ठीक है, देखो अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले तो इन्हीं सारे पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। दूसरा, आपको जितनी भी नोबल गैस हैं इनके यूजेस से क्वेश्चन आता है, इनके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो यूजेस और एप्लीकेशन यहाँ पे भी कुछ मेंशन है। इनके अलावा जब मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं आपको एक लिस्ट दूंगी एलिमेंट्स और उनके यूजेस की, तो उसको आप याद कर लेना। वहां से डायरेक्टली आपको इनके यूजेस एप्लीकेशंस पता लग जाएंगे। मीनवाइल जब आप क्विजेस करोगे, मॉक टेस्ट करोगे, तो वहां पे भी आपको अलग अलग एलिमेंट्स और उनके यूजेस के क्वेश्चन मिलते जाएंगे, उनको भी नोट करते जाना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे के पूरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी और उनके यूजेस एप्लीकेशन डिस्कस किया जाए क्लास में। तो वो लिस्ट के फॉर्म में मैं आपको दे दूंगी, आपको वो याद करना होगा। ठीक है, चलिए, हीलियम आपके सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होते हैं और ये आपका लाइटेस्ट इनर्ट गैस भी होता है। हीलियम को हम लोग लाइटेस्ट इनर्ट गैस भी कहते हैं। ओके, नियॉन, नियॉन जो होते हैं ये कॉमनली जो साइंस हम लोग यूज करते हैं एडवर्टाइज के लिए, उसमें जो लाइट होती है वहां नियॉन यूज किया जाता है। आर्गन को जनरली लेजर लाइट्स जो होती है ना, लेजर वाली, उसमें हमारे आर्गन्स यूज किए जाते हैं। क्रिप्टन जो होते हैं ये व्हाइट लाइट एमिट करते हैं जब करंट पास होता है। जो एडवर्टाइजमेंट साइंस लगे होते हैं ना, रात को चमकते हैं, ठीक है कोमल, उनको। जेनॉन जो होते हैं स्पेस क्राफ्ट के इंजन्स को प्रोपेल करने में हेल्प करते हैं। और रेडॉन जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव की तरह काम करते हैं और टॉक्सिक होते हैं। ये कुछ यूजेस हैं, और भी यूजेस आपको बाद में प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक, हाँ बिल्कुल मोहित। नेक्स्ट आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों इनको ट्रांजिशन कहा जाता है? क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं ये डी वाले। ठीक है, इनका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन्हीं प्रॉपर्टीज से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे ये सभी आपके मेटल होंगे। ठीक है, सभी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, सबकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, चार्ज रेडियस रेशियो ज्यादा होगा, सभी हार्ड होंगे, डेंसिटी ज्यादा होगी। इनका मेन काम होता है कैटलिस्ट की तरह काम करना। ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और साथ ही हमारे जो कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं वो भी हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ही बनाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। ठीक है, इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। इसमें आपको सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेंगे, जो भी मिलेंगे सबके पास रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी होगी। ये बहुत हैवी, मतलब इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा वाला होगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनकी भी ज्यादा होगी, कलर्ड कंपाउंड ये भी बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये सब कुछ आपके एफ एस पी डी एफ की प्रॉपर्टीज थी। अब जो आपको मेन एग्जाम के लिए समझना है दैट इज योर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो मुझे बताओ सभी रेडी हो ये प्रॉपर्टीज समझने के लिए? क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज को समझने के लिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। राइट, इन्हीं को समझने के लिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। ओके, चलिए, जोश इज ऑलवेज हाई। बहुत बढ़िया, एक सेकंड के लिए थर्ड स्लाइड बैक। अंकुश, पानी भी नहीं, चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। देखो,
सबसे पहले एटॉमिक रेडियस पे आते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियस होता क्या है? व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? देखो, आपने देख लिया कि आपके एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स आराम फरमाते हैं। ठीक है, तो आपके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की जो दूरी होती है, वही होती है एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, जैसे मान लो इसके पास 3 शेल है, तो इसके न्यूक्लियस से इतनी दूरी है, तो दिस इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट, दिस इज द दिस। समझ में आया आपको? ये एटॉमिक रेडियाई, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की दूरी, एटॉमिक रेडियाई। अब जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक रेडियाई पे क्या असर पड़ेगा? वो बढ़ेगा या वो घटेगा? कैसे पहचानोगे, कैसे बताओगे? कॉम्प्लेक्स मतलब कई सारे एलिमेंट ना आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं मोहित, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, अच्छा, डिक्रीज करेगा, कैसे डिक्रीज करेगा, क्यों डिक्रीज करेगा? हमने पढ़ा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल तो सबके पास सेम है ना। यह भी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जब नंबर ऑफ शेल सेम है, तो रेडियाई तो सेम होनी चाहिए, लेकिन रेडियाई घट क्यों रही है? Why the atomic radii decreases? रीजन ये है इसके पीछे कि आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को संभाल के रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल उसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ एक्ट करके रखने की कोशिश करेगा, सो दैट कि वो इलेक्ट्रॉन कहीं चले ना जाए। और इसी कोशिश में जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो हमारे एटम का जो साइज होता है वो श्रिंक करता जाता है, वो छोटा होता जाता है, क्योंकि एटम, न्यूक्लियस उसको खींच रहा है, तो साइज छोटी होती जाती है। समझ में आया कि नंबर ऑफ शेल सेम होने के बावजूद लेफ्ट टू राइट जो आपका रेडियाई है वो क्यों घट रहा है? ठीक है, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे जाओगे ग्रुप में, ठीक है, ऊपर से नीचे जाओगे, तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे जो आपका शेल है इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सेम ही है। ऊपर से नीचे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन शेल का नंबर बढ़ रहा है। बात समझ में आई सबको? तो अब रेडियाई भी बढ़ जाएगा, है ना? तो ऊपर से नीचे रेडियाई बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट घटेगा। करण, क्लियर हुआ? क्यों घटेगा? क्योंकि लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, तो उसके अपनी तरफ खींचता है, दैट्स वाई श्रिंक करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले समझ लो, फिर तुम लोग खुद ही आंसर बताना मुझे। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी वो अमाउंट होती है एनर्जी की जो आपके एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने की हिम्मत रखती है। ठीक है, सोचो, न्यूक्लियस चाहेगा नहीं इलेक्ट्रॉन को देना, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो आपके एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरत करेगा। ठीक है, सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। अब आप मुझे बताइए कि जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी आंचल? इंक्रीज करेगी
इसलिए इंक्रीज करेगी क्योंकि साइज तो छोटा होता जा रहा है, लेफ्ट टू राइट में साइज तो छोटा हो रहा है ना, एटॉमिक रेडियाई तो छोटी हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ में ज्यादा है, तो उनको न्यूक्लियस से छुड़ाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसीलिए लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ टॉप टू बॉटम क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी? साइज बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। ऑफ कोर्स आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, सॉरी आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी और आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। क्लियर है सबको? हाँ, ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। चलिए देखो, जिनको नहीं क्लियर हो पा रहा है घबराओ मत, क्लास के बाद एक बार रिकॉर्डिंग में जब दोबारा से सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। मुझे मत बोलना दोबारा से करने को, क्योंकि फिर आपका टाइम भी खत्म हो जाता है ना? और फिर होता है कि अगली क्लास का टाइम हो जाता है, इसलिए रिकॉर्डिंग में दोबारा से एक बार चेक कर लेना, उसके बाद ना समझ में आए तो फिर तो मैं हूँ ही अवेलेबल। ओके, चलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो आपके एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएगी। ठीक है, मतलब आपके घर में मेहमान की एंट्री करवाएगी। अब बोलो तो कितना मुश्किल काम है ना, कोई आपको कह दे अपना रूम शेयर करो, है ना? तो आप अपने रूम में अभी मस्त अकेले रहते हो, कल को कोई आए और आपकी मम्मा ने कहा चलो बेटा इसके साथ रूम शेयर करना है, क्या आपको वो पसंद आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा पसंद, राइट? तो आपके रूम में किसी को एंटर करवाने के लिए बताओ, क्या आपकी मम्मी को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी या आपकी मम्मी आराम से खुशी खुशी किसी को भी भेज देंगी? ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, हो सकेगा तो आपको एक आध चाटे वाटे भी लगाने पड़ जाएंगे, है ना? चलो ले जाओ अंदर, राइट? तो amount of energy, electron affinity is the amount of energy required to add an electron of an atom is called affinity. Left to right बढ़ने पे ये affinity आपकी increase करेगी। क्यों? अगेन साइज छोटा, कमरा छोटा, रहना था एक ने, आ गए दो रहने वाले, तो ऑफ कोर्स उनको अंदर भेजने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ऊपर से नीचे एफिनिटी घटेगी क्योंकि बहुत कमरे हैं हमारे घर में, आ जाओ मेरे रूम में, नहीं तो क्या हुआ, मेरे रूम के किसी कॉर्नर में भी इस जगह बहुत ज्यादा जगह है, कहीं पे भी आके रह लो, तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए। यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शनल केस याद करना पड़ेगा, क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन को कहा जाता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की। ऊपर से नीचे अगर देखा जाए तो फ्लोरीन की होनी चाहिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन का कम होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि साइज इनका थोड़ा ज्यादा होता है और ये बड़े आराम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हिंड्रेंस नहीं होता है, तो इस वजह से ये आराम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाते, तो इनको ऐड कराने के लिए ज्यादा एफिनिटी चाहिए। तो आपको बस इतना याद रखना है, आपसे वो कोई कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ ये पूछेंगे कि विच ऑफ द एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, नीट के एग्जाम और आईटीजेई के एग्जाम के लिए मत सोचने लगना, ठीक है ना? तो सीडीएस के लेवल पे जितना पढ़ना है उतना एनफ है ये। सीडीएस हुआ, सीएपीएफ हुआ, एफकेट हुआ, इन सब में आपको जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं उनमें आपको इतना ही पूछा जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो सेम है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है ना साक्षी, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है,
मैम इनर्ट गैस के केस में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा प्लीज बताइए। अब आप लोग ही मुझे बताइए भाई, सदवचन ने क्वेश्चन किया है कि इनर्ट गैस के केस में इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, व्हाट हैपन? जरूरत ही क्या है आयनाइजेशन एनर्जी में, सेम ही तो रहेगा ना, उसको क्या जरूरत है, वो तो इनर्ट है, वो तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है ना, वो तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, स्टेबल है वो ना देगा ना लेगा किसी से, उसने अपना फिक्स कर रखा है। सदवचन, वो मतलब ही नहीं रखता है पीरियोडिक टेबल में बाकी के एलिमेंट से। जैसे लोग होते हैं ना कुछ एकदम हाई सोसाइटी वाले, जो बाकी से बोलते ही नहीं है बिल्कुल, बस वही है ना। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आते हैं। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं, ये एक तरीके का ना फोर्स होता है, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये एक टेंडेंसी होती है, ये एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्फ, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब बताओ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको ये अपनी तरफ कोशिश करेंगे ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, तभी तो ये स्टेबल होंगे। अब मुझे बताओ जिनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको सिर्फ एक चाहिए, 6 वाले को 2, 5 वाले को 3, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, वो जिनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे 7 वाले, उससे कम 6, उससे कम 5 वाले। तो लेफ्ट टू राइट जब मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, राइट, एंड टॉप टू बॉटम घटती जाएगी। 14th ग्रुप वाले केस में वहां पे जैसे हमारे कार्बन का केस है, इनके पास 4 हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये शेयर करते हैं, ये ना देते हैं ना लेते हैं। मैम टॉप टू बॉटम समझ नहीं आ रहा, देखो टॉप टू बॉटम में वत्सला शेल का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, एक के पास एक शेल है, दूसरे के पास 2, तीसरे के पास 3, चौथे के पास 4, तो शेल का नंबर बढ़ा तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ा, एटॉमिक रेडियाई बढ़ा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है ना, तो हर केस में वो उनका डिक्रीज ही होता है हर चीज, ठीक है। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पीरियड में क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वैलेंसी क्या होती है, देखो वैलेंसी होती है कि आपकी जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। जैसे सोडियम के केस में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, राइट, तो सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो वैलेंसी होती है जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी ने दिया और जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी ने लिया, दैट इज द वैलेंसी ओनली, ठीक है। तो मूविंग लेफ्ट टू राइट आपकी वैलेंसी पहले इंक्रीज करेगी, बाद में वो डिक्रीज करती जाती है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम में कोई चेंज नहीं होता है, सबकी वैलेंसी ग्रुप में एक ही होती है। मेटेलिक कैरेक्टर, देखो मैंने बताया था एस ब्लॉक वाले मेटल होते हैं, जैसे जैसे आप एस से डी, डी से पी पहुंचोगे, धीरे धीरे मेटल के अंदर नॉन मेटल वाली कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, तो लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर्स घटेंगे लेकिन ऊपर से नीचे मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ती जाएगी, ऊपर से नीचे घटती जाएगी, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको, थोड़ा